नमस्कार दोस्तों, सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम आपको पता ही है कि हम एक सीरीज से जुड़े हुए हैं जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी सीरीज से जुड़े आगे का सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए, हमारे सीरीज के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे और उस कॉन्टिनेंट का नाम है ओशिनिया। देखते हैं पहले सबसे पहले कि ओशिनिया की लोकेशन कहाँ है और ओशिनिया है कहाँ है, ये देखना चाह रहे हैं हम लोग। वैश्विक संदर्भ में विश्व का मानचित्र है और इसके ऊपर अपन देखें कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है पृथ्वी का, ये वाला हिस्सा जो स्थलखंड दिख रहा है, ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? ये हमारा महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका। ये महाद्वीप कौन सा हमारा? नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ये हमारा साउथ अमेरिका है। ये वाला कॉन्टिनेंट हमारा आता है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये आपका आता है यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? यूरोप। ये जो महाद्वीप आपको दिख रहा है ये है आपका एशिया। और इधर नीचे की तरफ आप देखो ये है अंटार्कटिका। यहां कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका। तो बचा हुआ लास्ट में जो कॉन्टिनेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो कॉन्टिनेंट है हमारा कौन सा? ओशिनिया। उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है ओशिनिया। इस ओशिनिया महाद्वीप की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग फिजिकल कंडीशंस को देखेंगे, इसकी वाटर बॉडी देखेंगे, इसके जलवायु कंडीशन देखेंगे, क्यों इसको इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो रिलीफ्स है उनकी बात करेंगे सभी की। तो दोस्तों आज हम लोग सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हमारा? ओशिनिया, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं मैं, ज्यादातर लोग जो सातवें कॉन्टिनेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं, एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया एक देश है। वो ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है जो सबसे बड़े देश में काउंट किया जाता है। इसलिए ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया तो आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओशिनिया नहीं आएगा। ध्यान रखना, ओशिनिया अपने आप में महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है। इसलिए हम लोग बात करते पहले किस महाद्वीप की? आज ओशिनिया की। इस हिस्से की बात करने वाले हैं हम पृथ्वी के। ठीक है, आगे देखो, इधर इस मैप पे भी देख लेते हैं हम लोग कि ये जो आपको रेड सेगमेंट में दिखे हुए दिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और ये बिखरे हुए पैसिफिक ओशन के अंदर जो बिखरे हुए द्वीप दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे किसमें शामिल किए जाते हैं? ओशिनिया में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक जानकारी बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी? ओशिनिया की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ओशिनिया महाद्वीप की। ओशिनिया महाद्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में पहले देख ले हम लोग कि ओशिनिया महाद्वीप हम कहें किसको, किसको शामिल करते हैं ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत। तो ध्यान रखना दोस्तों, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे पहले शामिल किया जाता है इसका सबसे बड़ा देश, इसका नाम है क्या? ऑस्ट्रेलिया। किसको शामिल करेंगे? ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा है? आपका ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है। उसके अलावा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी क्या है आपका? किसका हिस्सा है? आपका ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा न्यूजीलैंड भी आता है। उसके बाद में देखो यहाँ बहुत सारे बिखरे हुए द्वीप देखेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये इंडोनेशियन द्वीप है। ये सारे क्या है? इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के राइट साइड में, मतलब पूर्वी हिस्से की तरफ, इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से की तरफ जो द्वीपीय समूह दिखाई दे रहा है हमारे लिए, जो द्वीपीय समूह दिखाई दे रहा है, इन बिखरे हुए द्वीपों को क्या कहा जाता है? मेलानेशिया। इन बिखरे हुए द्वीपों को कहेंगे अपन लोग मेलानेशिया। इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं बिखरे हुए द्वीपों को मेलानेशिया, जो कहां है? इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से के अंतर्गत आते हैं। इससे ऊपर देखो यहाँ पे ये फिलीपींस द्वीप समूह है। ये पूरा द्वीप समूह कौन सा आपका? एशिया के अंदर फिलीपींस द्वीप समूह है। और फिलीपींस द्वीप समूह के राइट साइड में देखें हम लोग, मतलब पूर्वी हिस्से की तरफ देखें और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखें, तो यहाँ पे जो द्वीपीय समूह दिखाई देता है उन सभी बिखरे हुए द्वीपों को बोला जाता है माइक्रोनेशिया, सम्मिलित रूप से। मतलब यहाँ बहुत सारे बिखरे हुए द्वीप दिखेंगे आपको, इन सब द्वीपों को एक साथ कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? माइक्रोनेशिया बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पैसिफिक ओशन में और भी आपको बिखरे हुए द्वीप दिखाई देंगे। पैसिफिक ओशन में और भी बहुत सारे बिखरे हुए द्वीप दिखाई देंगे। इन द्वीपों को कहा जाता है पॉलिनेशिया। इन्हें क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से पॉलिनेशिया। मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हैं, न्यूजीलैंड को करते हैं, मेलानेशिया को करते हैं, माइक्रोनेशिया को करते हैं और पॉलिनेशिया को करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत, ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत, इस महाद्वीप के अंतर्गत अपन लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, एवं पॉलिनेशिया।
पॉलिनेशिया को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। मतलब ओशिनिया जो महाद्वीप बना हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया से मिलकर के बना हुआ है। इस तरह से याद रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत लगभग 22 देश सम्मिलित किए जाते हैं। लगभग कितने, 22 देश सम्मिलित किए जाते हैं इसके अंतर्गत। बाईस देश क्या किए जाते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें से ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे बड़ा जो देश है, इन 22 देशों में भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो देश है हमारा वो कौन सा है, सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश है ये है आपका नॉर्वे। सबसे छोटा देश कौन सा होगा आपका, नॉर्वे होगा, जो किसके अंदर शामिल किया जाएगा, ओशिनिया के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। देख लेते हैं कहां है ऑस्ट्रेलिया। देखो मैप के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो ये जो दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा देश माइक्रो ओशिनिया का, वो कहलाएगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश की बात कर रहे थे आप लोग, नॉर्वे। देखो ये नॉर्वे की लोकेशन देख लेते हैं कहां है, ये है नॉर्वे। यहाँ ये नॉर्वे जो पड़ता है ये मेलानेशिया के अंतर्गत पड़ता है। कहां पड़ता है आपका, मेलानेशिया के अंतर्गत पड़ता है नॉर्वे देश, जो क्या है ओशिनिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ये कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा, न्यूजीलैंड के अलावा जो बिखरे हुए द्वीप दिखाई दे रहे हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, जो बिखरे हुए द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन द्वीपों का जो निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण या तो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया, या फिर इन द्वीपों का निर्माण प्रवालों द्वारा हुआ है, प्रवालों द्वारा। दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, जो बिखरे हुए द्वीप दिखाई दे रहे हैं, जिनको कंबाइंड रूप से अपन ने मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया के अंदर शामिल किया गया है, ये सारे द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है आपकी, या तो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। ज्वालामुखी क्रिया का मतलब आपने सुना होगा, जब आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा था तो विवर्तन के सिद्धांत के तहत हम लोगों ने हैरियस ने जो बात कही थी उसमें पढ़ा था कि जब तापीय संवेदी तरंग का ऊपरी मुखी स्पंदन होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के साथ में क्या होता है, नई भूपट्टी का क्या होता है, नई रचना का क्या होता है, निर्माण होता है, नव भूपट्टी का निर्माण होता है। तो वही क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इन आइलैंड्स का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ऐसे ही बात करते हैं प्रवाल। प्रवाल एक जीव है, इसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे प्रवाल की अपन लोग, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे प्रवाल कैसे किसी आइलैंड का निर्माण कर सकते हैं, प्रवाल कैसे आवासीय सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उन सब की बात थोड़ी देर बात करेंगे हम, जब हम ग्रेट बैरियर रीफ को डिस्कस करेंगे उस दौरान। तो ध्यान रखना, अभी के लिए इतना मान के चलिए दोस्तों कि आपको ये मानना है कि ये द्वीप है, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से और प्रवालों के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है वो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी सेगमेंट की बात करते हैं माइक्रोनेशिया ओशिनिया की। ओशिनिया में सबसे पहला अपना बात था ऑस्ट्रेलिया, अभी स्टार्टिंग करने वाले हम लोग सबसे बड़े देश की इसके की ऑस्ट्रेलिया की। तो एक एक करके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे इसको को। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं आज हम, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसकी बाटा बॉडी कहाँ है, इसकी बाटा बॉडी की इसकी लोकेशन देखो, इसके चारों तरफ पानी की स्थिति कैसी है, समुद्री जल की स्थिति कैसी है, बाटा बॉडी की स्थिति कैसी है, क्या कोई जलसंधि मिल रही है यहाँ पे हमको, या कोई बाटा बॉडी इसको चारों तरफ से कौन कौन सी बाटा बॉडी ने घेरा हुआ है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखो जब हम ओशिनिया महाद्वीप की कंप्लीट की बात करते हैं, लेकिन इसकी जब बाटा बॉडी की बात करूं उससे पहले मुझे इसकी खोज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसकी खोज कैसे हुई है, किस संदर्भ में खोज की बात करें, तो देखो इसको समझना थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी है दोस्तों। देखो जब ऑस्ट्रेलिया की खोज की बात करते हैं हम लोग, जब ऑस्ट्रेलिया की किसकी बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, तो 1606 की एक डेट आप याद रखना। 1606 में ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी वो की थी किसने, डब्ल्यू जॉन्स ने। डब्ल्यू जॉन्स करके एक डच व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और सबसे पहले ये केप यार्ड प्रायद्वीप पर पहुंचे थे, केप यार्ड प्रायद्वीप। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के केप यार्ड प्रायद्वीप पर पहुंचे थे। कहां है केप यार्ड प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप की बात करें, देखो ये जो चौंस से निकली हुई सींग की तरह निकला हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, यही क्या है आपका केप यार्ड प्रायद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रायद्वीप हिस्सा है जो कहाँ है, तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा आपका केप यार्ड प्रायद्वीप कहलाएगा। और ये कौन सा आपका केप यार्ड प्रायद्वीप है। इस हिस्से की बात करने वाले, मतलब सबसे पहले कहां पहुंचा है वो, इस हिस्से के ऊपर पहुंचा। कौन पहुंचा आपका, डब्ल्यू जॉन्स। हम बात कर रहे हैं किसकी, डब्ल्यू जॉन्स की। डब्ल्यू जॉन्स कहां पहुंचा आपका, केप यार्ड प्रायद्वीप पहुंचा है।
अच्छा, इसके बाद में जैसे ही डब्ल्यू जॉन्स पहुंचा तो बहुत सारे जो डच लोग हैं, बहुत सारे जो डच लोग हैं, ये लोग भी कहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी किनारा व पूर्वी किनारा, पश्चिमी व पूर्वी जो कोस्टल एरिया है, पूर्वी किनारों पर ये लोग पहुंचे हैं। और इन लोगों के द्वारा ही यहाँ के जो मरुस्थल है, मैं बोल रहा हूँ रेगिस्तान, मरुस्थल या रेगिस्तान, यहाँ के जो रेगिस्तान है या फिर यहाँ के जो जंगल है, उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्होंने क्या किया, जानकारी अर्जित की इन्होंने। जो डच लोग सबसे पहले डब्ल्यू जॉन्स पहुंचे, उसके बाद में डच लोग पहुंचे इनके पीछे से ही, और पहुंच करके ये इनके पश्चिमी और पूर्वी किनारों की तरफ बढ़े हैं। और बढ़ करके थोड़े से हिस्से में जाकर के इन्होंने रेगिस्तानों के जंगलों का पता लगाया और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इन्होंने एक नाम दे दिया। इसको नाम दिया था इन्होंने न्यू हॉलैंड। इसको नाम क्या दे दिया है इन्होंने, न्यू हॉलैंड के नाम से इनको पुकारने लगे इसको। लेकिन अभी भी इनके पास में विस्तृत जानकारी नहीं थी। तो विस्तृत जानकारी लेकर के कौन आया था, 1641 के अंदर। ध्यान रखना, इस डेट को भी याद रखना आप लोग दोस्तों। 1641 में सबसे पहले इसके दक्षिणी पार्ट पर किसने प्रवेश किया, तस्मान ने। एक नाविक थे, कौन है, तस्मान। तस्मान इसके दक्षिणी हिस्से पर, इसके दक्षिणी भाग पर पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया के पे। और दक्षिणी भाग पर पहली बार कदम किसने रखा था, किसने रखा है, तस्मान ने। सबसे पहले किसने रखा था, तस्मान ने रखा है इनके में। और दक्षिणी भाग पे पहुंच करके लेकिन ये क्या हुआ, इनकी भी थोड़ी सी कमी रही, ये पूर्वी हिस्से की तरफ या अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ नहीं पाए लोग। लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी दी थी ब्रिटेन के एक यात्री रहे हैं 1772 से लेकर के और 1776 के बीच में। अपनी जो द्वितीय यात्रा थी इनकी, दूसरा चांस था इनका जाने का। उनका नाम है जेम्स कुक, इनका नाम है जेम्स कुक। इन जेम्स कुक ने, ये ब्रिटिश नाविक हैं, और इन्होंने जेम्स कुक ने क्या किया है, यहाँ की क्या करी है, विस्तृत जानकारी दी है इसके बारे में। और सबसे पहले ये जो उतरे बॉटनी की खाड़ी, ये कहां पे, बॉटनी की खाड़ी, बॉटनी की खाड़ी, ये कहां पड़ता है आपका, सिडनी पोर्ट। ये कहां, जहां पे सिडनी है आपका, सिडनी पत्तन पे जब सबसे पहले क्या कहें, ये पहुंचे, मतलब बॉटनी की खाड़ी में जाकर के पहुंचे। देख लेते हैं लोकेशंस कहां है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतना इसमें। देखो डच लोग सबसे पहले 1606 में खोज की थी डब्ल्यू जॉन्स ने, और ये सबसे पहले केप प्रायद्वीप पर पहुंचा था, बस इतना ही पहुंच पाया, इससे के बारे में ज्यादा जानकारी इनके पास नहीं थी। उसके बाद में इनके पीछे से डच लोग भी पहुंचे यहाँ पे, और पूर्वी और पश्चिमी किनारों पे पहुंच पाए ये लोग भी, बहुत ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाए। वहीं थोड़ा सा डेजर्टिक कंडीशन देखी, कुछ जंगलों का पता किया उन्होंने, उसका वहां से लौट गया, उन्होंने नाम दे दिया न्यू हॉलैंड इसको। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है। उसके बाद में सबसे पहले जो दक्षिणी हिस्से पे कदम रखा है इसके पे, वो किसने रखा है, तस्मान ने। सबसे पहले किसने रखा है इसके दक्षिणी हिस्से पे, तस्मान ने। दक्षिणी पार्ट में ऑस्ट्रेलिया के में विक्टोरिया है, वहां इन्होंने क्या रखा, सबसे पहले कदम रखा अपना 1641 में। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जानकारी, विस्तृत जो जानकारी प्रस्तुत की है, वो विस्तृत जानकारी 1772 से 1776, ये दूसरा चांस था इनका, किसका, जेम्स कुक का, जब ये पहुंचे यहाँ पे। और ये पहुंचे और पहुंच करके सबसे पहले कहाँ, सिडनी पोर्ट पे पहुंचे, सिडनी पत्तन जो है वहां पहुंचे हैं। और वहां पहुंच करके बॉटनी की खाड़ी में उतरे हैं, और उन्होंने क्या किया, विस्तृत जानकारी दी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की खोज का किसी को श्रेय जाता है तो वो किसके जाता है, जेम्स कुक को जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा जिन चीजों का मैंने डिस्कस किया है उनका थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप पे कहाँ स्थित है, उनकी लोकेशन कहाँ है, उसकी बात कर ले थोड़ा सा हम लोग। देखो जब बात करते हैं लोकेशन के अपन लोग, तो मैंने कहा था केप प्रायद्वीप पे, यहाँ ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इस प्रायद्वीप पे कौन पहुंचा है आपका, इस प्रायद्वीप पे पहुंचा डब्ल्यू जॉन्स। इस हिस्से पे कौन पहुंचा है, डब्ल्यू जॉन्स। यहाँ जो पश्चिमी हिस्सा है या पूर्वी कोस्टल हिस्से हैं, यहाँ पे भी थोड़े से पार्ट पे ही पहुंच पाए डच लोग, पहुंच पाए, न्यू हॉलैंड नाम दिया था उन्होंने। लेकिन इसका जो दक्षिणी हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये जो दक्षिण वाले हिस्सा है, जिसपे अपने बोला था विक्टोरिया, यहाँ का प्रांत है विक्टोरिया प्रांत, उस प्रांत तक पहुंच पाया कौन सा हमारा, तस्मान ने दे करके क्या किया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तस्मान ने। लेकिन विस्तृत जानकारी यहाँ सिडनी पोर्ट है, यहाँ पे, यहाँ क्या है, सिडनी पोर्ट है, और यहाँ खाड़ी है बॉटनी की खाड़ी, जो बॉटनी की खाड़ी, इसके बारे में क्या किया इन्होंने, जानकारी प्रस्तुत की है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी किसने दी, जेम्स कुक ने। कहा, सिडनी पोर्ट पे यहाँ उतर करके इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया, बात कर रहे हैं किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया जो शब्द है, ऑस्ट्रेलिया ये जो शब्द है, ये शब्द बना है लैटिन भाषा का एक शब्द है ऑस्ट्रेलस, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलस। और ऑस्ट्रेलस का मतलब होता है दक्षिण, ऑस्ट्रेलस का मतलब होता है दक्षिण। इसी के ऑस्ट्रेलस से कौन सा बन गया था आपका, नाम पड़ा है इसका ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, ध्यान रखिए। और इसका जो नामकरण किया है ना, ऑस्ट्रेलिया नामकरण किया है, ऑस्ट्रेलिया नाम, ऑस्ट्रेलिया जो नाम दिया है इनको, इस देश को ऑस्ट्रेलिया नाम वो दिया फ्लेंडर्स ने। ये भी ब्रिटिश नागरिक है। फ्लेंडर्स ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया का नामकरण किया है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, ये फैक्चुअल नॉलेज है। अभी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई बात ही नहीं की आपसे, अभी हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण में स्थित है, क्या स्थिति है, कौन सी सूरज की किरणें कब इस पर सीधी पड़ती हैं, क्या इसकी जलवायु कंडीशन होने वाली है, क्या इस पर अच्छा बच की स्थिति है, रिलीफ्स की बात करनी है, या बाटा बॉडी की बात की, वो सब तो मैंने किया ही नहीं। बस एक अपने फैक्चुअल सेगमेंट देखा है कि इसके बारे में जानकारी क्या, एक्चुअल में ओशिनिया महाद्वीप है क्या, क्या क्या शामिल किया जाता है ओशिनिया के अंदर, कैसे इसके सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया के एक एक देश को पढ़ना है हमको, तो ऑस्ट्रेलिया देश की कैसे इसकी खोज की गई, कैसे इसका नाम पड़ा, इसके बारे में बेसिक जानकारी दी है। अभी हम लोग आगे के सेगमेंट में बढ़ते हैं। अब हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का नामकरण के बाद में हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया की वाटर बॉडी की ये चारों तरफ से कौन सी लोकेशन पे स्थित है, चारों तरफ से कौन कौन सी वाटर बॉडी ने इसको क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। इसकी बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की। देखो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना यहाँ पे ये इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं हिस्से की बात कर रहा हूं किसकी, इसके दक्षिण हिस्से की बात कर रहा हूं। और दक्षिण हिस्से के अंतर्गत ये जो ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल दक्षिणी पार्ट है, बिल्कुल दक्षिणी पार्ट है, यहाँ पे जो आपको झुका हुआ हिस्सा दिख रहा है, इस यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन वाइट। अच्छा, इसके नीचे जो दिख रहा होगा, नीचे विस्तृत आपको समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं साउथर्न दक्षिणी सागर। इसको बोलते हैं दक्षिणी सागर या साउथर्न ओशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पार्ट के अंदर दक्षिणी सागर स्थित है। यहाँ देखो ये धसा हुआ से दिख रहा होगा आपको, अंदर की तरफ वाटर बॉडी अंदर की तरफ जाते हुए दिख रही होगी। ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, स्पेंसर। इसे बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। दोस्तों मैं वापस आपको कह रहा हूं, अभी बीच में रिकॉल करा रहा हूं आपके लिए कि मैंने आपको कहा था एटलस ले लीजिए। एटलस लेकर के साथ साथ में ये सारी चीजें एटलस में मेंशन है ऑलरेडी, आपको बस हाईलाइट करना है। अपने हाथ से चलते जाइए, हाइलाइटर ले लीजिए, हाइलाइटर लेकर हाईलाइट करते जाइए, चीजों को देखते जाइए किस तरह से है। बस इस एटलस के ऊपर नोट डाउन करना सब कुछ, सारी चीजें अपने को मेमोराइज हो जाएंगी बहुत आसानी से, दिक्कत ही नहीं आएगी किसी तरह की। तो दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ तो थोड़ा सा कर लीजिए, बेटर तरीके से समझ में आएगा, एक्सप्लेन भी अच्छे से होगा आपको चीजों को। आप मैपिंग करोगे तो आपको पता है जितना विजुलाइजेशन करेंगे हम लोग चीजों को, अपने हाथ से काम करेंगे चीजों पे, तो उससे ज्यादा हमको क्या होता है चीजें मेमोराइज जाती हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए एटलस के ऊपर मैपिंग करने की, मेरे साथ साथ मैपिंग करते जाइए आप भी। तो सबसे पहले देखिए दक्षिणी पार्ट के अंदर वाटर बॉडी कौन कौन सी दिख रही है मुझे, या तो ऑस्ट्रेलियन बाइट है, उसके नीचे दक्षिणी सागर है, और ये स्पेंसर की खाड़ी दिखाई दी मुझे, ठीक है। यहाँ की तरफ देखें ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन सा आपका देश, न्यूजीलैंड, और यहाँ पे मुझे समुद्री क्षेत्र दिखाई दे रहा है। समुद्री क्षेत्र को बोलते हैं तस्मान सी या तस्मान सागर। क्या बोलते हैं, तस्मान सी या तस्मान सागर। अच्छा, इधर वाला जो हिस्सा ये पूरा क्या है आपका, पैसिफिक ओशन, ये पूरा क्या है आपका प्रशांत महासागर, जो न्यूजीलैंड के पीछे तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रशांत महासागर। अच्छा, इधर की तरफ इसको बोलते हैं कोरल सी। यहाँ पे कौन सा है आपका सागर, कोरल सी या कोरल सागर। इधर कौन सा आपका, कोरल सागर। इसके बाद में उत्तरी पार्ट में देखना, यहाँ एक खाड़ी का हिस्सा नीचे हुई खाड़ी दिख रही है आपको नीचे, ये है कारपेंटिया की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है आपकी, कारपेंटेरिया की खाड़ी, ठीक है, कारपेंटिया की खाड़ी। उसके अलावा देखो इसके कारपेंटिया की खाड़ी के जस्ट ऊपर ही, कारपेंटिया की खाड़ी के जस्ट ऊपर की तरफ ही यहाँ पे आपको एक सागर दिखेगा, इसका नाम है अराफोरा सागर। अराफोरा सागर, इसके ऊपर एक समुद्री क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, अराफोरा सागर बोलेंगे। इधर की तरफ देखें, यहाँ पे है तिमोर सी। यहाँ पे समुद्री क्षेत्र है वो कौन सा है, तिमोर सी।
ये कौन सा सागर है यहाँ पे, तिमोर सागर है। इधर की तरफ देखें यहाँ पे, तो यहाँ आएगा आपका एक बड़ा ओशन आएगा यहाँ पे, और उसका नाम है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। यहाँ कौन सा समुद्री क्षेत्र है आपका, हिंद महासागर। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ये आपका दक्षिण में दक्षिणी सागर से, स्पेंसर की खाड़ी से, तस्मान सी से, प्रशांत महासागर, कोरल सी, कारपेंटर खाड़ी, अरोबरा सागर, तिमोर सी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है चारों तरफ से। इसका मतलब इसको अपन कह सकते हैं ये जो महाद्वीप है, ये जो ओशिनिया महाद्वीप है, ये द्वीपीय महाद्वीप है। ये क्या है, द्वीपीय महाद्वीप एक तरह का। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक तरह का द्वीपीय महाद्वीप है। अगर अपन देखें क्षेत्रफल के हिसाब से भी बात करें इस महाद्वीप की, तो लगभग आपको विश्व के 6ठे नंबर पर आता है देश। ऑस्ट्रेलिया देश है विश्व में 6ठे नंबर पे आता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो अपन देख रहे हैं बाटा बॉडी, तो बाटा बॉडी के अंतर्गत अपन देखा इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर देखें बाटा बॉडी, तो दक्षिणी सागर, स्पेंसर की खाड़ी, तस्मान सी, पैसिफिक ओशन, कोरल सी, कारपेंटर की खाड़ी, अराफोरा सागर, तिमोर सागर और हिंद महासागर ने चारों तरफ से क्या हुआ है, इसको घेरा हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बाटा बॉडी के अंतर्गत यहाँ की जल संधियां, जो एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। तो हमको देखना होगा जल संधि कौन कौन सी जल संधि है, यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सी जल संधि इसको जोड़ दी है, कौन कौन से समुद्री क्षेत्र को जोड़ती है, किसको अलग कर रही है, उसकी बात कर ले थोड़ा सा हम लोग। तो देखो जल संधि की जब बात करते हैं दोस्तों, तो जल संधि में याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहली जल संधि आती है यहाँ पे, उस जल संधि नाम है बास जल संधि। इस जल संधि का नाम है, कलर शायद आपको दिखेगा नहीं, इस जल संधि का नाम आपकी का बास जल संधि। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कैसे भी आ सकता है। ये बास जल संधि की बात करें कि बास जल संधि किन सागरीय क्षेत्रों को जोड़ती है, तो सिंपल सी बात है, इधर कौन सा सागर है बड़ा, दक्षिणी सागर है, इधर कौन सा आपका तस्मान सागर है। तो दक्षिणी सागर को तस्मान सी से जोड़ती है, कौन सी जोड़ती है आपकी, कौन सा जोड़ती है जल संधि, बास जल संधि। आपसे पूछा जाए नीचे कौन सा, तस्मानिया, नीचे कौन सा है, ये कौन सा आइलैंड दिख रहा है आपको, तस्मानिया है, ऊपर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन कर रहा है, जोड़ कौन रहा है आपका, वो जोड़ रहा है कौन सा आपका, बास जल संधि। कौन सी जोड़ दी है, बास जल संधि, इसको जोड़ने का भी काम कर रही है। डिपेंड करेगा ऑप्शन पे दोस्तों, आपको जल संधि रटने की जरूरत नहीं है। आपको जल संधि की लोकेशन अगर पता है, उसके चारों तरफ का समुद्री क्षेत्र पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा ये कौन सा किसको जोड़ेगा। अपने को नियर अबाउट देखना, हमारे पास में क्या है, ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में दे रखा हो आपके पास में कि बास जल संधि जोड़ती किन किन समुद्री क्षेत्रों को जोड़ती है, उसमें तस्मान सागर दे रखा होगा एक तरफ अगर स्पेंसर की खाड़ी करने दे रखा है, तो स्पेंसर की खाड़ी सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, स्पेंसर खाड़ी दक्षिणी सागर, नीचे कौन सा दिया होगा, दक्षिणी सागर। तो दक्षिणी सागर को आपका तस्मान सी से कौन जोड़ेगा, बास जल संधि जोड़ने का काम करेगी। अपने को देखना ना नियर अबाउट बॉडी लाइन, कि इसके पास में कौन सी वाटर बॉडी है, उसकी बात करनी है। ऐसे देख लें, एक और वाटर बॉडी देखिएगा आपको यहाँ पे टॉरस, यहाँ एक जल संधि है, उसका नाम है टॉरस जल संधि। यहाँ एक जल संधि और है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। तो ये टॉरस जल संधि भी दोस्तों किस किस को जोड़ दी है, तो देखना अराफोरा सागर को कोरल सी से नहीं जोड़ दी है क्या, जो पास में अराफोरा सागर उधर की तरफ, इधर कौन सा है, कोरल सी है। या मैं कह सकूं कारपेंटर की खाड़ी को कोरल सी से जोड़ने का काम कौन कर रही है, टॉरस जल संधि कर रही है आपकी। या मैं कह दूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कोई जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा देश है आपका, ऑस्ट्रेलिया, और ये देश कौन सा आपका, न्यूजीलैंड है। इन दोनों के बीच में कोई जल संधि है, तो कौन सी आपकी, टॉरस जल संधि। इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड को जोड़ने का जो कार्य करती है, वो कौन सी जल संधि कर रही है, टॉरस जल संधि जोड़ने का कार्य कर रही है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और जल संधि मिलती है इस क्षेत्र के अंदर, और वो जल संधि न्यूजीलैंड के अंतर्गत आएगी, उसका नाम है कुक जल संधि। मैं यही बता देता हूं आपको, कुक जल संधि। ये जल संधि कौन सी आपकी, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि कहाँ है आपकी, न्यूजीलैंड वाले हिस्से में मिलेगी आपको, न्यूजीलैंड के अंतर्गत मिलेगी। हालांकि न्यूजीलैंड बात कर सकते हैं हम लोग। अब कुक जल संधि किसकी जोड़ेगी, इधर कौन सा आपका तस्मान सी है, इधर कौन सा तस्मान सी, और इधर की तरफ क्या पड़ेगा, पैसिफिक ओशन। इधर क्या है आपका पैसिफिक ओशन, मतलब तस्मान सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम क्या करती है आपकी कुक जल संधि, जोड़ने का कार्य करती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इन तीन जल संधि को हमको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के तहत अपने को बास जल संधि, टॉरस जल संधि, और उसके अलावा एक और आती है हमारी कौन सी, कुक जल संधि। इन तीनों को ध्यान रखना है हमको। ये तो बात ही दोस्तों किसकी, वाटर बॉडी की, कि वाटर बॉडी की बात हुई कि सब ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो किस तरह से समुद्री क्षेत्र से चारों तरफ से घिरा हुआ, उसकी बात हुई। आगे दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखते हैं रिप्स की बात कर लेते हैं, एक बार उच्चावच की बात कर लेते हैं, कहाँ पे कौन सी स्थिति पे, यहाँ इसके ऑस्ट्रेलिया की स्थलखंड है, इसकी स्थिति देखें हम लोग। तो यहाँ पे कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे झील है, उन सबकी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं।
दोस्तों देखना, इधर बात करें हम लोग, इस क्षेत्र के अंदर बात करें हम लोग इसके उच्चावच की जब बात करते हैं तो देखो इस कोस्टल लाइन के ऊपर, जो कोस्टल लाइन मतलब पूर्वी हिस्से के ऊपर आपको एक पहाड़ी क्षेत्र दिखेगा। आपको इस पर क्या मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देगा हमारे लिए। पूर्वी कोस्टल एरिया की तरफ आपको एक पहाड़ी क्षेत्र दिखेगा, लंबी श्रृंखला दिखेगी इसके ऊपर, और उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैं लिख देता हूं नाम दोस्तों। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से की। पूर्वी हिस्से पे एक सतत श्रृंखला दिखाई देगी हमको उत्तर से दक्षिण की तरफ में, केप यार्ड प्रायद्वीप से लेकर के दक्षिण की तरफ, उसका नाम है क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा दोस्तों, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये विवर्तन की घटनाओं के कारण से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इसकी बात करें आगे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो इसकी खासियत ये है कि ये उत्तर में तो क्या है? चौड़ी है, जबकि दक्षिण में क्या है? सक्रिय है। उत्तर में चौड़ी है लेकिन दक्षिण में क्या है? सक्रिय है। लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होती है? दक्षिण हिस्से के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। दक्षिण हिस्से में क्या है? इसकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है। और उसकी जो चोटियां हैं, वो चोटियां हैं वो साल भर क्या रहती है? सॉरी, सर्दी के समय क्या रहती है? बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, उसी दक्षिणी हिस्से के ऊपर इसका सर्वोच्च शिखर भी मौजूद है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो सर्वोच्च शिखर है वो भी इसके दक्षिणी हिस्से पे ही मौजूद है और उसका नाम है माउंट कॉसिस्को। उसका पर्वत शिखर का सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट कॉसिस्को। माउंट कॉसिस्को, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो माउंट कॉसिस्को है, ये न केवल आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का ही सर्वोच्च शिखर है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सर्वोच्च शिखर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सॉरी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं, माउंट कॉसिस्को किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा आप लोग, दक्षिणी हिस्से में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? घट जाती है। सर्दियों के समय इसकी चोटियां क्या रहती है? हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। आगे देखिए, एक उच्चावच की बात करें, पश्चिमी हिस्से की भी उच्च भूमि का क्षेत्र बना हमारे लिए, पहाड़ी एरिया मिल गया हमारे लिए। अच्छा, इसके यहाँ पे पास में देखना, नीचे की तरफ, इधर इस हिस्से की तरफ बात करें तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे भी दिखाई देती है हमको। एक पर्वतों का समूह दिखाई देता है, पर्वत श्रृंखला यहाँ पे दिखाई देती है। और इसको बोलते हैं अपन लोग, ध्यान रखना, इसका नाम है दोस्तों फ्लिंडर्स रेंज। इसका नाम है फ्लिंडर्स रेंज। क्या नाम है इसका? फ्लिंडर्स रेंज। अच्छा, इसके इस हिस्से पे भी देखते हैं, पश्चिमी हिस्से की तरफ क्या स्थिति है इसकी। तो जब पश्चिमी हिस्से की बात की जाती है तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे भी दिखाई देती है इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ, और इसका नाम है स्टर्लिंग रेंज। ये क्या है? पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है स्टर्लिंग। इसका नाम है स्टर्लिंग रेंज। इधर की तरफ देखें, यहाँ भी अगर उच्चावच की स्थिति देखें तो इसके पश्चिमी कोस्टल एरिया की तरफ एक और रेंज दिखाई देती है हमारे लिए, और उस रेंज का नाम है, इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज। दोस्तों हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं वापस रिकॉल कर देता हूं आपको। हम लोग देख रहे हैं उच्च भूमि प्रदेश को, हम देख रहे हैं कि उच्चावच को, रिलीफ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और रिलीफ्स में सबसे पहले देख रहे हैं उच्च भूमि प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया के स्थल खंड में उच्च भूमि के प्रदेश कहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी कोस्टल एरिया से स्टार्ट किया हमने, सॉरी पूर्वी कोस्टल एरिया से स्टार्ट किया। पूर्वी कोस्टल एरिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई दी हमको। उसके बाद में हमने माउंट कॉसिस्को की बात की, उसके बाद में फ्लिंडर्स रेंज की बात कर रहे हैं, फिर स्टर्लिंग रेंज की बात कर रहे हैं, उसके बाद डार्लिंग रेंज है। यहाँ देखना, इधर की तरफ जैसे ऊपर आते हैं तो इस क्षेत्र में एक पठारी क्षेत्र, इसको पठारों को हम अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए अपन लोग ब्लैक ले लेते हैं पठारी क्षेत्र के लिए। तो पठारी क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ एक पठारी क्षेत्र, उच्च भूमि प्रदेश तो ये भी है, एक पठारी क्षेत्र दिखाई देगा हमारे लिए, और इस पठारी क्षेत्र का नाम है किनावाब का पठार। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है किनावाब का पठार।
क्या नाम है दोस्तों, किनाबाब का पठार। इसके बाद देखो ऊपर की तरफ भी वापस देखें हम लोग, इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक पठारी क्षेत्र दिखाई देगा। इस क्षेत्र में भी एक पठार देखेंगे हम, उच्च भूमि प्रदेश है, यहाँ भी पठारों की स्थिति है पूरी तरह से। तो इस पठारी क्षेत्र को भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं हमसले का पठार। इसे बोलते हैं हमसले का पठार। अच्छा देखना एटलस में आपके पास दिखाई दे रहा होगा आपको भी, एटलस के ऊपर इससे हमसले के पठार से ऊपर भी यहाँ की तरफ इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमको एक और पठारी क्षेत्र मिलेगा। और इस पठारी क्षेत्र का नाम है किम्बर्ले का पठार। इसका नाम है किम्बर्ले का पठार। उसके बाद में देखो इसके ऊपर भी देखें हम लोग, उसके ऊपर देखें यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो यहाँ देखो एक सीरीज मिलती है, एक रेंज मिलती है। यहाँ पे हमको एक पर्वत, सॉरी ये कलर चेंज कर देते हैं हम लोग पर्वत का। यहाँ ऊपर की तरफ एक पर्वत दिखाई देगा हमको, इस पर्वत का नाम है रेनॉल्ड्स पर्वत, रेनॉल्ड्स रेंज, इसका नाम है रेनॉल्ड्स रेंज। उसके अलावा देखो दोस्तों इस रेनॉल्ड्स रेंज के नीचे यहाँ पे एक और आपको पठारी क्षेत्र दिखेगा। इस पठारी क्षेत्र को कहा जाता है अर्नेहम का पठार, अर्नम का पठार। अर्नम का पठार, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बारे में भी। तो देखिए एक चीज समझ में आ रही है हमको, हम देख रहे हैं उच्चावच की स्थिति देख रहे हैं। अभी तक हमको क्या मिला, पश्चिमी कोस्टल एरिया से स्टार्ट किया, पूर्वी कोस्टल एरिया से स्टार्ट किया हम लोगों ने। पूर्वी कोस्टल एरिया पे देखा तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसका नीचे की तरफ आए हम लोग, नीचे की तरफ देखा तो हमको माउंट कॉसेस्को मिला, कॉसेस्को के बाद में नीचे गए तो फ्लिंडर्स रेंज मिली। उसका वापस हम लोग एक तरह से ऐसे चले हम लोग कि क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमते जाएं तो अपने को पर्वतों की रेंज, उच्च भूमि प्रदेश की रेंज दिख रही है इस क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ स्टर्लिंग रेंज, उसका डार्लिंग रेंज, उसका किनाबाब का पठार, उसका हमसले का पठार, किम्बर्ले का पठार, अर्नेहम का पठार, रेनॉल्ड्स रेंज ऊपर की तरफ। अच्छा इस रेनॉल्ड्स रेंज के नीचे ही एक और रेंज मिलेगी आपको यहाँ नीचे की तरफ, और इस रेंज का नाम है मैकडोनल्ड रेंज। इस रेंज का नाम क्या है, मैकडोनल्ड रेंज। मैं दोस्तों इसमें थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी हमें, तो मैं एरो को थोड़ा बाहर ले जाता हूं उसके लिए। यहां लिख रहा हूं उसका मैकडोनल्ड रेंज। मैकडोनल्ड रेंज, यहाँ कौन सी रेंज पड़ेगी आपको, मैकडोनल्ड रेंज दिखेगी इसकी तरफ। अच्छा इसके नीचे मैकडोनल्ड रेंज के नीचे यहाँ पे एक और दिखेगी आपको रेंज, एक छोटा सा पर्वतीय हिस्सा दिखेगा, और इस पर्वतीय हिस्से को बोलते हैं माउंट ईसा। इसे कहते हैं अपन लोग क्या, माउंट ईसा। इसको भी मैं ऊपर ले आ रहा हूं दोस्तों, इसे बोलते हैं माउंट ईसा, माउंट ईसा इसे बोलते हैं माउंट ईसा। अच्छा इस माउंट ईसा के पास ही देखो, माउंट ईसा के पास ही जैसे अपन लोग देखते हैं, इस माउंट ईसा के पास में ही यहाँ ऊपर की तरफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बीच में यहाँ ऊपर की तरफ एक और रेंज दिखेगी आपको, इसका नाम है ग्रे रेंज। इसका नाम है कौन सा, ग्रे रेंज। यहाँ कौन सी रेंज देखिएगा आपको दोस्तों, ग्रे रेंज। आपके एटलस पे साफ तरीके से दे रखा है दोस्तों, बस आपको टिक करना है चीजों को, आपको हाईलाइट करना है जो अपने को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा कुछ देखने की जरूरत। अभी इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, इस उच्चावच की स्थिति से क्या इसकी क्लाइमेट में फर्क पड़ने वाला है, कैसे इसमें बारिश की स्थिति होने वाली है, या अपन बात करें कि किस तरह से यहाँ पे कृषि भूमि मिलेगी या क्या स्थिति होगी, उसकी बात करेंगे सबकी। क्योंकि ये उच्च भूमि प्रदेश जो है, यहाँ पे उच्चावच के रिलीफ्स की बात करें, वो ही डिसाइड करके बताएंगे कि यहाँ की स्थिति में क्या होने वाला है, यहाँ की आर्थिक दृष्टि से क्या स्थिति होने वाली है, ठीक है। अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी बस आप लोग शांति से पेशेंस के साथ में इन चीजों जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उन चीजों से जुड़े रहिए आप लोग, उनको करते जाइए मैपिंग, हाथ के साथ साथ मैपिंग करते जाइए। अच्छा यहाँ पे एक और चीज जो हमसे छूटी है उसको वापस यहाँ कर लेते हैं। यहाँ इसके पास में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास में ही एक पठारी क्षेत्र भी मिलता है यहाँ पे,
एक पठारी क्षेत्र है यहाँ पे, इस पठार का नाम है टुआम्बा का पठार। मैं इसका नाम दोस्तों थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा वापस से मुझे। ये है आपका टुआम्बा का पठार, टुआम्बा का पठार। दोस्तों ये सारा का सारा क्या है, उच्च भूमि प्रदेश है। सारा का सारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उच्च भूमि का प्रदेश है। उच्च भूमि प्रदेश की बात करें, वापस से रिकॉल कराए तो आपको करना क्या है, किस तरह से चीजों को समझना, चीजों को लेकर चलना हमको। सबसे पहले हम पूर्वी कोस्टल एरिया से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कौन से मिले, हमको एक रेंज दिखाई दी, क्या नाम है उसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका सर्वोच्च शिखर दिखाई देगा माउंट कॉसिस्को, जो क्या है ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद में नीचे की तरफ आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले हम लोग, तो क्या मिलेगा, दक्षिण हिस्से में फ्लिंडर्स रेंज मिलेगी, इधर स्टर्लिंग रेंज, फिर आपका डार्लिंग रेंज। उसका एक पठारी क्षेत्र है, कौन सा, केनाबा पठार, हम्सले का पठार, किम्बरले का पठार, अरेहम का पठार। एक आपकी कौन सी मिलेगी, मैकडोनल्ड रेंज। नीचे की तरफ कौन सा, सॉरी रेनॉल्ड्स रेंज। उसके बाद आपकी मैकडोनल्ड रेंज, उसका माउंट ईसा और ग्रे रेंज की बात करते हैं हम लोग। और एक और अपने को पठारी क्षेत्र जो पूर्वी हिस्से की तरफ दिखाई दिया है हमको, उसका नाम क्या है, टुआम्बा का पठार। दोस्तों यहाँ इस क्षेत्र में एक और चीज है, यहाँ पे या समुद्र के ऊपर एक चीज है जो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा मैं आपसे, और वो चीज है कौन सी, आपकी एक और आपको रीफ दिखाई देती है यहाँ पे, कोरल रीफ, जो प्रवाल भित्ति बोलते हैं इसको, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, उसकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे दोस्तों उसके बाद, क्योंकि अभी इतना स्पेस भी नहीं है, दूसरे मैप पे लेंगे हम लोग सारी चीजों को। अच्छा ये तो हुआ उच्च भूमि प्रदेश सारा, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, वो देखा हम लोगों ने। अच्छा यहाँ पे कुछ मरुस्थल भी दिखाई देंगे आपको, बनने का रीजन क्या है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले मरुस्थल कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जब मरुस्थलों की बात करते हैं हम लोग, जब बात करते हैं किसकी, इसके अंतर्गत मरुस्थलों की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले इसके अंतर्गत एक मरुस्थल दिखाई देगा इस क्षेत्र में, नीचे की तरफ डार्लिंग रेंज से ऊपर, और इस क्षेत्र में इसका नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम है दोस्तों विक्टोरिया। कलर शायद आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली, कलर चेंज करते हैं एक बार। यहाँ एक मरुस्थल है, मैं सीधा नाम लिख देता हूं दोस्तों, विक्टोरिया मरुस्थल। इस विक्टोरिया मरुस्थल के जस्ट ऊपर यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल है, एक और मरुस्थल प्रदेश है गिब्सन। यहाँ आपका गिब्सन मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। उसके ऊपर की तरफ देखें, गिब्सन से ऊपर, तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी, यहाँ पे आपका ग्रेट सैंडी, यहाँ डेजर्ट जो है हमारा कौन सा है, ग्रेट सैंडी। यहाँ मरुस्थल कौन सा हमारा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। इससे ऊपर देखो रेनॉल्ड्स, और ये अपना दिख रहा है मैकडोनल्ड, इसके यहाँ पे मरुस्थल मिलेगा तनामी। यहाँ एक मरुस्थल है, इसका नाम है तनामी मरुस्थल, ठीक है। इसके नीचे की तरफ देखना, यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश है एक और, सिम्पसन। यहाँ कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पे सिम्पसन मरुस्थल है। अच्छा यहाँ नीचे की तरफ इस तरफ देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे भी एक मरुस्थलीय प्रदेश मिलेगा आपको, इसका नाम है स्टुअर्ट। कौन सा मरुस्थल है, स्टुअर्ट मरुस्थल। तो दोस्तों एक चीज दिख रही होगी आपको कि इसकी चारों तरफ जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, उसकी बात करें तो उस तरफ तो उच्च भूमि के प्रदेश है। बीच में क्या बना हुआ है, बहुत सारे मरुस्थल दिखाई देंगे आपको, सारे के सारे क्या दिखेंगे, बहुत सारे यहाँ पे बीच में मरुस्थल दिखाई देंगे। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और देखना है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी कंसेप्ट की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे इसके बारे में, अभी हम लोग एक चीज और देख लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ देखना, यहाँ एक लेक मिलेगी और इस लेक का नाम है लेक आयर। इस लेक का नाम है लेक आयर। यहाँ एक लेक मिलेगी जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सबसे बड़ी झील है लेक आयर आपकी, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे, अभी क्या स्थिति है उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में आप लोग। दोस्तों इस उच्च भूमि प्रदेश को एक बार आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कैसे। एक बात तो क्लियर हो रही होगी आपको देख करके कि इसके जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी उच्च भूमि प्रदेश है। इसका जो पश्चिमी की बात करें चाहे पूर्वी कोस्टल एरिया की बात करें, दोनों कोस्टल एरियाओं पे क्या है, उच्च भूमि प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। अब इससे यहाँ की क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, जबकि बीच में क्या बन रहे हैं, सारे सारे मरुस्थल बन रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे का सेगमेंट थोड़ा सा हैवी हो गया है, आगे का सेगमेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे मेरा इतना सा कहना है दोस्तों कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग अपने दोस्तों को भी, जिससे कि औरों को भी फायदा मिल सके इस चीज़ के लिए। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमको, हम आपको टाइम देंगे, रिप्लाई देंगे उन चीज़ों का। तो दोस्तों एक बार आप लोग शेयर करें ज़्यादा इसको। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग, इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।